गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिविडेंड पॉलिसी में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आया है। ठीक है, तो हम इम्पॉर्टेंट रूप से कुछ क्वेश्चन के बारे में जो हम बात करेंगे वो आज हम लेने वाले हैं वॉल्टर मॉडल का, कि कैसे वॉल्टर मॉडल ने जो फॉर्मूला दिया उसके बेस पे कैसे हमारा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर हम 1 ले रहे हैं आपकी बुक का। जैसे ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड 3 कंपनियां थी। ठीक है, ए की कंडीशन थी आर उसके पास था 50%, के ई था उसके पास 10% और अर्निंग था उसका 8। ठीक है, उसी तरह से आर यहाँ हो जाएगा 5%, के ई बराबर हो जाएगा उसके पास में 10% और ई है उसका 8%। ठीक है, तीसरी कंडीशन थी जिसमें आर बराबर 10%, के ई बराबर 10% और ई है उसका भी अर्निंग कितना है 8। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको दे रखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ ईच ऑफ द अबाउ। ठीक है, कंपनीज, आपको सारी कंपनी के इक्विटी शेयर की प्राइस निकालनी है। कौन सा कह रहा है मॉडल से? वॉल्टर का। ठीक है, वॉल्टर फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है। ठीक है, शेयर प्राइस आपको निकालनी है। साथ ही साथ आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, और वो कह सकता है कि 3 बार आपको कैलकुलेशन करनी है हर कंपनी की। एक बार 25% से तीनों को निकालेंगे, एक बार आपको 50% से तीनों को निकालना है और एक 75% से। ध्यान रखिएगा जब इस तरह का आए आपके पास में तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला देख लीजिए कि वो कंपनी किस टाइप की है। अब देखिए यहाँ पे आर कितना है 15%, के ई कितना है 10%। तो आर क्या है? ज़्यादा है और के ई क्या है? कम है। तो आर तो है 50 और ये के ई कितना है 10। तो ये कौन सी थी? ग्रोइंग। याद होगा आपको वीडियो में बताया था वॉल्टर ने 3 तरह की फर्म बताई थी, तो ये थी ग्रोइंग फर्म जहाँ पे आर ज़्यादा था, के ई कम। यहाँ पे कौन सी कंपनी है हमारी रहेगी फर्म? ये रहेगी आपकी डिक्लाइन फर्म। क्यों रहेगी डिक्लाइन फर्म? क्योंकि यहाँ पे आर कम है और के ई ज़्यादा है। ठीक है, आर कितना है 5 आपको दे रखा है और ये 10%। क्लियर? तो ये डिक्लाइन फर्म है। ये कौन सी आ गई? नॉर्मल। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि आर बराबर के ई, आर है 10% और के ई भी है 10%, तो बराबर है। तो देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए वॉल्टर का। वॉल्टर का फॉर्मूला क्या था? डी अपॉन के ई, जिसे लिखने के 3 तरीके मैंने आपको बताए। ठीक है, उसी में से हम एक तरीका ले रहे हैं। आप चाहे किसी भी फॉर्मूले को यूज करो, लिखने से उसका आंसर एक ही आएगा। क्लियर? अपॉन क्या था? के ई। ठीक है, अब देखिए डी डिविडेंड आपको निकालना पड़ेगा। के ई दे रखा है आपको, के ई का 10% अलग अलग, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। ध्यान रखिएगा इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तीनों को सॉल्यूशन करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे ए लिमिटेड, यहाँ लिखा बी लिमिटेड और यहाँ लिखा सी लिमिटेड। ध्यान रखिएगा कंडीशन आपको साथ लिखनी है। कंडीशन ए की क्या थी? आर ग्रेटर देन के ई। इसका मतलब है इसमें डिविडेंड जब आप कम से कम दोगे तब आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म आएगी। अगर ये चीज़ आपको पता है तब आपका कभी आंसर गलत नहीं आएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड जितना ज़्यादा कम होगा वैल्यू ऑफ द फर्म उतनी ज़्यादा हायर होगी। ठीक है, यानी कि डिविडेंड आप जितना कम दोगे उसे उतना ज़्यादा आपका आएगा। ये फर्म बी क्या थी? बी थी आपकी डिक्लाइन फर्म, जिसमें
KE ज़्यादा था। इसमें आप डिविडेंड जितना ज़्यादा दोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा देने वाले हो उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा आप डिविडेंड दोगे वैल्यू ऑफ द फर्म उतनी ज़्यादा होगी। सी में चाहे आप डिविडेंड दें चाहे आप नहीं दें, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना, बराबर रहेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम करेंगे 25% से करने वाले हैं, ठीक है, फिर 50 और फिर 75। तो देखिए 25% से करने के लिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 25% अर्निंग कितनी थी, अर्निंग थी इसमें 8, KE कितना दे रखा था 15 और 8% था आपका KE 8% और आपका जो R है वो क्या था 15%, ठीक है। अब देखिए 8 का आप 25% निकालें, 8 का 25%, तो ये आ जाएगा 2, डिविडेंड कितना आ गया 2। अब यहाँ पे हमें लिखना है 0.1 क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका कितना दे रखा है KE 10 है, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना था 10 था, क्वेश्चन में आपको दे रखा था 10 KE, ठीक है। चलिए तो ये 10 है तो हमने 0.1 लिखा, प्लस R कितना दे रखा है, R दे रखा है 0.15 और डिवाइड कर देंगे 0.1 से। क्लियर? और यहाँ पे अर्निंग माइनस D करना है, तो 2 हमारा आ जाएगा डिविडेंड, अपॉन कर दीजिए कितना आ जाएगा 0.10 KE, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तब क्या आ जाएगा, इसे जैसे ही हम निकालेंगे तो 20 प्लस 90 बराबर आ जाएगा 110। क्लियर है? यानी कि जब हमने 25% आपका डिविडेंड पे आउट दिया तो आ रहा है 110, ठीक है। जब हम यहाँ पे डिविडेंड पे आउट 50% यूज़ करेंगे तो ध्यान रखिएगा 8 का 50% कितना आता है डिविडेंड, तो ये आ जाएगा 4, तो ये हमारा डिविडेंड, तो 4 अपॉन 0.1, बस डिविडेंड में चेंजेस आ रहा है, बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अर्निंग 8 है, माइनस अब 4 करना है, यहाँ पे हमने 2 किया था क्योंकि 25% था, डिवाइड कर दीजिए 0.1 से। क्लियर? इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40 प्लस 60 यानी कि 100, यानी पहले 25% अगर हम डिविडेंड दे रहे थे, ठीक है, तो 110 आ रहा था, 50 करेंगे तो 100 आया। अगर हम बात करें 75 से, तो 75% का 8 से निकालेंगे तो डिविडेंड आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6, तो 6 अपॉन 0.1 ब्रैकेट 0.15 अपॉन 0.1, 8 माइनस 6 और 0.10, तो ये आ जाएगा हमारा 90, ठीक है। अब देखिए एक ही हमने सॉल्व किया है, अब ध्यान रखिएगा हमने क्या कंक्लूजन निकाला था, ये रहा कंक्लूजन हमारा ए लिमिटेड का, R ज़्यादा है KE से, डिविडेंड जितना कम दोगे वैल्यू ऑफ द फर्म उतनी ज़्यादा आएगी। तो देखो प्राइस किस में ज़्यादा आ रही है, इसमें 110 आ रही है, जब आप 25% डिविडेंड दे रहे हो, 50 दे रहे हो तब कितना आ रहा है 100, और जब आप 75% डिविडेंड दोगे तब कितना आ रहा है 90। तो सबसे कम कहाँ दिया, यहाँ दिया, तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी 110, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिविडेंड जितना ज़्यादा दोगे वैल्यू फॉर्म उतनी ही क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। क्लियर है? तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। डिविडेंड बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि डिविडेंड किस पे निकलता है, अर्निंग पर निकलता है। तो अर्निंग हमारे यहाँ सब तीनों में कितनी है, 8 दे रखी है, तीनों में 8 है। अगर अलग अलग होती तो हम डिविडेंड अलग अलग निकालते, तो यहाँ पे अर्निंग तीनों में 8 है, तो हमें डिविडेंड निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 2 लिखेंगे अपॉन 1, ठीक है। यहाँ पे KE कितना था, यहाँ पे KE हमारा था KE 10 और R कितना है 5%। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम 0.5 अपॉन 1 8 माइनस 2 अपॉन कर देंगे, और ये यहाँ पे सिर्फ R का चेंजेस आएगा, ध्यान रखिएगा R में, क्योंकि यहाँ पे R कितना बेटा, यहाँ पे है 5% और आपका KE कितना दे रखा है 10%, R और KE, ठीक है। क्वेश्चन को आप पहले से ही आराम से जमा दीजिए टेबल में, आपको बार बार आंसर देखने की जरूरत नहीं। अब जब 25% दोगे तो आ रहा है आपका 50 प्राइस आ रहा है,
ठीक है। बात करते हैं जब हम 50% से डिविडेंड दें, यहाँ पे 25% से डिविडेंड दिया तो प्राइस आ रहा है 50 से दोगे तो क्या होगा, देखो 4/0.1 ब्रैकेट 0.1 ब्रैकेट 1 8 माइनस 4 और डिवाइड कर देंगे 0.10, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 60। देखो पहले डिविडेंड 25% था, 50 आंसर आ रहा था, ठीक है। प्राइस आपका 50, जैसे ही हमने बढ़ाया डिविडेंड तो 60 आ गया। अगर हम 75 से देंगे, 75% डिविडेंड दे रहे हैं शेयर होल्डर को, ठीक है, और 25% ही हम क्या रख रहे हैं, रिटेन अर्निंग। यहाँ पे वही सिर्फ चेंजेस आपको ध्यान रखना है, एक बार वर्किंग नोट बनाया आपने अर्निंग का डिविडेंड से, तो उसके बाद आपको बार बार नहीं बनाना है एग्जाम में, ठीक है। अब ये था आपका 8 अर्निंग और 6 आपका डिविडेंड, डिवाइड कर दीजिए 0.1 से, आंसर आ रहा है 70। कंक्लूजन, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप कभी आंसर गलत नहीं होगा। देखो 25% से जब डिविडेंड दोगे तब तो आ रहा है 50 आपका प्राइस, 50% से डिविडेंड दोगे तो आंसर आ रहा है 60, 75% डिविडेंड दोगे तो आंसर आ रहा है 70। तो डिविडेंड आपका देखो, डिविडेंड क्या था, बढ़ा, ये मैंने आपको बताया, डिविडेंड बढ़ा तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर किए तो आपको ये यहाँ पे सॉल्व करना बहुत इजी रहेगा। क्लियर है। देखिए तीसरा देखते हैं इसमें कैसे होगा। इसमें देखिए, इसमें बिल्कुल डिविडेंड हमें बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 10% तो था आपका आर और के ई दे रखा था आपको 10%, इक्वल दे रखा है, तो नॉर्मल आएगी, तीनों में आपके प्राइस एक जैसा ही आएगा, चाहे आप कोई भी रेट अप्लाई करो, ठीक है। यानी कि 25%, 50% का डिविडेंड पे आउट और 75। अब ये कह रहा है ये तो नॉर्मल फॉर्म है, तो सारे में तीनों में प्राइस एक आनी चाहिए, तो डिविडेंड हमें पता है 2, ठीक है। 0.1, यहाँ पे के आपका आर दे रखा है 10 और के ई भी कितना है 10, तो 0.1 अपॉन 0.1, ठीक है, 8 माइनस 2 और कर देंगे अपॉन पॉइंट आपका 10 से, तो आंसर आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद 2 अपॉन 0.1 अपॉन 0.1 और ये 8 माइनस 2 यानी 6 का, तो आंसर आ रहा है आपका 80, ठीक है। अब हमें जब थ्योरी कंसेप्ट क्लियर पता है तो हमें पता है कि ये एक नॉर्मल फॉर्म है जहाँ पे R बराबर क्या है, के ई है, तो सब में अब 80 आना जरूरी है आंसर, ठीक है। अपॉन हो जाएगा 0.10, इसको करने पर भी आपका आंसर आ रहा है 80। 75% डिविडेंड दे रहे हो, 25% अपने पास रख रहे हो, लेकिन ये नॉर्मल फर्म है, ठीक है, तो नॉर्मल फर्म है तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा नॉर्मल फर्म होने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा कि बराबर आनी जरूरी है, ठीक है। यहाँ कर देंगे डिवाइड 0.10 से, तो यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 80। तो इनका आंसर सेम आने की वजह से आप कह सकते हो कि ये क्या है, एक नॉर्मल फर्म है, क्योंकि यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है 80, यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है 80 और यहाँ पे भी 80, तो ये क्या है, एक नॉर्मल फर्म है जो क्या प्रेजेंट कर रही है कि आपका जो फर्म है वो चाहे डिविडेंड दे चाहे डिविडेंड नहीं दे, इसका जो है आपकी फर्म की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि जो वॉल्टर थे, प्रोफेसर वॉल्टर, उस मॉडल में आपने देखा कि ये कौन सा था, एक रिलेवेंस थ्योरी थी। रिलेवेंस थ्योरी का मतलब है कि जैसी डिविडेंड पॉलिसी आप अपनाओगे उसका जो इफेक्ट है वो किस पे आने वाला है, वैल्यू ऑफ द फर्म पे। क्लियर है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट आने वाला है, ऐसा वॉल्टर के मॉडल में बताया गया। और उन्होंने 3 तरह की फर्म बताई थी, ग्रोइंग फर्म, नॉर्मल फर्म और डिक्लाइन फर्म। ग्रोइंग फर्म में आपको पता है R ग्रेटर देन होता है के ई से,
नॉर्मल फॉर्म में R बराबर KE होता है, जबकि डिक्लाइन फॉर्म में पहले की ऑपोजिट कंडीशन होती है। इसमें जैसे ही आप डिविडेंड कम दोगे, अगर आपने 0 दे दिया है, डिविडेंड कैसा दे दिया 0, तो इसका रिजल्ट आएगा कि जो वैल्यू ऑफ द फर्म रहेगी वो ज़्यादा आएगी। यहाँ पे चाहे आप डिविडेंड 0 दो, चाहे डिविडेंड आप 100% दो, यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म पे क्या होगा, नो इफेक्ट, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड द कैपिटलाइजेशन रेट आर इक्वल। ओके, और डिक्लाइन फॉर्म में क्या होता है कि जैसे ही आप डिविडेंड ज़्यादा दोगे, इट मीन्स 100% अगर आपने डिविडेंड दे दिया तो वहाँ पे फर्म क्या करेगी, फर्म की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट था वॉडलर का, जो कि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें 3 कंपनी होती है और तीनों सिचुएशन दे रखी होती है। ठीक है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है आपको? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वॉल्टर का जो कि आता है। ठीक है, एक 7 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर जैसे कोई कंपनी है वो अर्न करती है 5, कितना कर रही है 5, ओके, और उसकी कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी है, जो आपकी कह सकते हैं कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब हो गया आर जो है वो आपकी दे रखी है 12%। ठीक है, 12% कितनी दे रखी है कैपिटलाइजेशन। ठीक है, बात करते हैं, चलिए देखिए कैपिटलाइजेशन रेट मीन्स यहाँ पे हो गया आपका KE यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो 12% है, और जो आपका रिटेन अर्निंग है वो दे रखा है 15%। ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे अर्निंग दे रखा है 5, कैपिटलाइजेशन रेट आपको 12% यानी कि कॉस्ट ऑफ जो इक्विटी है वो दे रखा है 12%, और R कितना दे रखा है, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है 15%। क्लियर है आपको? अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपको वॉल्टर मॉडल यूज करना है। क्लियर? साथ ही साथ आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। एक तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे ऑप्टिमम पेमेंट बताना है, अनुकूलतम, और दूसरा आपसे पूछा है द प्राइस ऑफ शेयर एट द पेमेंट, यानी कि प्राइस कितनी रहेगी, प्राइस ऑफ द शेयर एट दिस पेमेंट, इस पेमेंट के समय शेयर की प्राइस क्या रहेगी। एक ये क्वेश्चन, ये 7 मार्क्स का आ चुका है 2015 में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह की जब क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ द कंपनी शुड बी 0%। देखिए इस क्वेश्चन को देख के आपको पता लगाना है कि ये फर्म कौन सी है। तो फर्म कौन सी है, R ज्यादा है किससे, KE से। तो ये पता चल गया आपको। आपको हमेशा ध्यान रखना, डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन जब वॉल्टर मॉडल का आए या गॉर्डन मॉडल का आए, इन दोनों मॉडल में आपको ये रिलेशन पहले लिखना होगा, तभी आपका क्वेश्चन राइट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऑप्टिमम पेमेंट कितना देना है। तो यहाँ पे एक R क्या है, बड़ा है KE से, तो R बड़ा है, R कितना है 15%, और KE कितना है आपका 12%। तो ये कौन सी फर्म होती है वॉल्टर के अकॉर्डिंग, ये होती है ग्रोइंग फर्म, विकासशील संस्था है, ग्रोइंग फर्म। ठीक है बेटा, ये आपको पता चल रहा है कि ये ग्रोइंग फर्म है, और ग्रोइंग फर्म में जितना ज़्यादा हम जितना डिविडेंड हम कम देंगे, यानी कि अगर मैंने डिविडेंड यहाँ पे 0 दे दिया तो फर्म का क्या होगा, ऑप्टिमम पेमेंट सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ द कंपनी शुड बी 0। कितना होना चाहिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा है ऑप्टिमम पेमेंट, उसका आंसर होगा कि हमारा 0 हम देंगे। बिकॉज ऑफ दिस रेशियो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वुड बी मैक्सिमम एज द सो बाय द फॉलोइंग कैलकुलेशन। अगर आप 0 डिविडेंड देते हो, आप 0 डिविडेंड पे आउट रेशियो रखते हो तो क्यों ऑप्टिमम होगा, बिकॉज आंसर इज कि हमारा जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम यानी अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पहले का आंसर आ गया आपका। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, सॉल्व करके बताना है, यानी प्राइस बतानी है, तो उसका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, KE और ये आ जाएगा E माइनस D और अपॉन आ जाएगा KE। तो ये फॉर्मूला है वॉल्टर का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 0% निकालेंगे, अर्निंग कितना था क्वेश्चन में,
अर्निंग था 5, क्लियर। तो अर्निंग आपका 0 का, अगर सॉरी 8 का जब आप 0% निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा 0, ठीक है। प्लस आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, आर आपको था 15%, 0.15, और आपको के ई कितना दे रखा है क्वेश्चन में, के ई दे रखा था क्वेश्चन में आपको 12%, ठीक है। अर्निंग कितना दे रखा है 5, डिविडेंड 0 आ जाएगा, अपॉन कर दीजिए इसे 0.12 से, क्लियर। तो आंसर आ जाएगा 52.08। ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया था और 2 मिनट्स में हमने इसको सॉल्व किया, क्लियर है। ऑप्टिमम पेमेंट के लिए थ्योरी में आंसर लिखना है, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी लिख पाओगे। सेकंड में प्राइस पूछी है तो उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी जरूरी है, और उसके लिए फॉर्मूला अगर लर्न है तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये 0 डिविडेंड क्यों आया बेटा, क्योंकि अर्निंग कितनी है, अर्निंग हमारी दे रखी है क्वेश्चन में 5 दे रखी है, सॉरी यहाँ पे 5 दे रखी है, ठीक है। 5 को अगर आप 0% निकालोगे तो 0 ही आएगा, इसीलिए डिविडेंड 0 और ये प्राइस निकल गई हमारी 52.08। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन आ चुका है। ओके, थैंक यू।